हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में अभी हम क्लास 8 इंग्लिश का यूनिट 1 वीट एंड विजडम का पार्ट 1 पढ़ेंगे, द वीट दैट वॉन हर्ट्स। तो देखो यहाँ पर ये जो वीट है, इस वीट का मतलब होता है समझदारी, बुद्धिमानी या चतुराई। तो अगर हम इस चैप्टर का पूरा मीनिंग समझे द वीट दैट वॉन हर्ट्स का, तो इसका पूरा मतलब होता है वो समझदारी जो सबका दिल जीत लिया। अब नीचे यहाँ पर देखो एक बॉक्स दिया गया है जिसमें कई क्वालिटीज़ लिखी हैं। तुम्हें इनमें से उन क्वालिटीज़ को चुनना है जो एक समझदार और तेज़ दिमाग वाले व्यक्ति में होती हैं। तो यहाँ से मैं कुछ क्वालिटीज़ को चुन लेता हूँ जो कि एक समझदार व्यक्ति में होता है। जैसे वाइज, एक जो समझदार व्यक्ति होता है वो बुद्धिमान होता है। क्लेवर यानी कि चालाक होता है। अच्छा, ह्यूमरस भी होता है यानी कि मजाकिया टाइप में भी एक समझदार व्यक्ति होता है। ऑब्जर्वेंट रहता है, मतलब कि छोटी बातें भी वो बहुत ध्यान से देख लेता है। क्रिएटिव रहता है यानी नए तरीके से वो सोच सकता है हर समस्या का हल निकालने के लिए। कॉन्फिडेंट रहता है यानी बिना डरे अपनी बात वो रख सकता है। तो मैं एक समझदार व्यक्ति में यानी एक विटी पर्सन में ये सारी क्वालिटीज़ को देखता हूँ। अब आगे देखो, यहाँ पर कुछ रिडल्स यानी कि कुछ पहेलियाँ दी गई है। हालांकि इन पहेलियों के आंसर्स पेज नंबर 16 में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक बार क्वेश्चन और आंसर्स दोनों ही समझा दे रहा हूँ। जैसे ये पहला वाला जो रिडल है दिया गया है, आई कैन बी अ फ्रेंड और अ फो डिपेंडिंग ऑन हाउ यू यूज़ मी। आई कैन ब्रिंग बोथ जॉय और पेन, व्हाट एम आई। मतलब कि मैं तुम्हारा दोस्त भी बन सकता हूँ और दुश्मन भी। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम मुझे कैसे इस्तेमाल करते हो। मैं तुम्हें खुशी भी दे सकता हूँ और दर्द भी। मैं कौन हूँ? तो इसका आंसर होगा वर्ड, क्योंकि वर्ड दोस्त भी हो सकता है, दुश्मन भी हो सकता है। अगर तुम किसी के लिए अच्छे वर्ड का यूज़ करोगे तो वो खुशी देगा, लेकिन अगर तुम किसी के लिए बुरे वर्ड का यूज़ करोगे तो वो फिर दुख देगा। सो राइट आंसर इसका वर्ड्स होगा। सेकेंड रिडल है, व्हाट इज़ ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू बट कांट बी सीन। मैं तुम्हारे हमेशा सामने रहता हूँ बट तुम मुझे देख नहीं सकते। तो इसका आंसर होगा फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर हमारे सामने हमेशा रहता है लेकिन हम वो देख नहीं पाते। नेक्स्ट अब आगे रिडल नंबर 3 है, आई कैन बी मेजर्ड बट आई कैन नॉट बी टच्ड। आई कैन बी स्पेंट बट आई कैन नॉट बी सेव्ड, व्हाट एम आई। मतलब कि मुझे तुम नाप सकते हो पर छू नहीं सकते, मुझे खर्च कर सकते हो पर बचा नहीं सकते, मैं कौन हूँ? तो इसका आंसर होगा टाइम, क्योंकि आप टाइम को मेजर कर सकते हो लेकिन छू नहीं सकते, उसे आप खर्च कर सकते हो बट आप बचा नहीं सकते। सो राइट आंसर इज टाइम। नेक्स्ट अब आगे रिडल नंबर 4 है, व्हाट हैज़ टू बी शेयर्ड बिफोर यू कैन कीप इट। मतलब कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे तुम्हें रखने से पहले बताना पड़ता है। तो इसका आंसर होगा सीक्रेट। नेक्स्ट अब आगे पेज नंबर 2 में यहाँ पर एक डिस्कस इन पेयर्स में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहले हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को एक बार समझ लेते हैं, फिर आगे हम पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, वाई आर क्वालिटीज़ लाइक ह्यूमर एंड विट इम्पॉर्टेंट इन अ पर्सन। ह्यूमर का मतलब वैसा इंसान जो थोड़ा मजाकिया टाइप में हो, और विट मतलब कि जो समझदार इंसान होता है यानी जो बुद्धिमान इंसान होता है। तो किसी पर्सन में ये दोनों क्वालिटीज़ रहना क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? तो इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जो मजाकिया या फिर समझदार इंसान होते हैं ये ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं और स्मार्ट होते हैं। ये किसी भी प्रॉब्लम्स को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करते हैं। ऐसे लोग दूसरे को हंसाते हैं, दूसरे के स्ट्रेस को कम करते हैं और किसी भी सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से वो हैंडल भी करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक किंग्स एंड क्वींस प्रीफर टू हैव विटी पीपल अमॉन्ग देयर कोर्टियर्स। क्वेश्चन दिया गया है कि तुम्हें क्यों लगता है कि जो किंग और क्वींस रहती थी पहले, वो अपने दरबार में चतुर लोगों को रखना क्यों पसंद करते थे। तो इसका आंसर हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि ये लोग मुसीबत में भी बिना लड़ाई के समस्याओं का हल निकाल सकते थे। वे राजा की मदद सिर्फ मजाक और चतुराई से कर देते थे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि इफ़ यू वेयर आस्क्ड टू सॉल्व और डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल, तो व्हाट अप्रोच वुड यू टेक। अगर तुमसे कहा जाए कि दो लोगों के झगड़े को सुलझाओ तो तुम कौन सा तरकीब अपनाओगे। तो मैं दोनों की बात शांति से सुनूंगा, बीच का समाधान ढूंढूंगा और अगर हो सके तो मजाक या समझदारी भरी बात से उनका गुस्सा कम कर दूंगा। नेक्स्ट अब आगे एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है,
हैव यू एवर बीन इन अ सिचुएशन वेयर अ स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग लेड टू अ बिग प्रॉब्लम? क्या तुम कभी भी एक ऐसी स्थिति में रहे हो जहां छोटी सी गलतफहमी से बड़ी परेशानी हो गई हो? एंड हाउ वाज इट रिजॉल्व्ड? और यह कैसे सुलझी? तो इसका आंसर तुम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो कि हाँ, एक बार मैंने अपने दोस्त का मैसेज गलत समझ लिया और गुस्सा हो गया। फिर मैंने बात की, सब कुछ शांति से समझा और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब चलो यहाँ से हम पूरे स्टोरी को अच्छे से समझते हैं। तो विजयनगर एम्पायर अपनी शान, दौलत और कल्चर के लिए बहुत फेमस था। इसके एक बहुत ही फेमस और रिस्पेक्टेड किंग थे कृष्णदेव राय, जिन्होंने 1509 से 1529 सीई तक रूल किया। वो एक बुद्धिमान और पावरफुल राजा थे। उनका रूल का टाइम विजयनगर का गोल्डन एरा माना जाता है, जब आर्ट, लिटरेचर और बिल्डिंग्स बहुत डेवलप्ड हुए। कृष्णदेवराय एजुकेशन और नॉलेज के बड़े सपोर्टर थे। वो सिर्फ एक ग्रेट वॉरियर ही नहीं बल्कि एक टैलेंटेड पोएट भी थे। उनकी फेमस लिखी हुई बुक्स में से आता है अमुक्तमाल्यादा और जम्बूवती परिणयम। आज भी उनकी लिखी हुई चीज़ें लोग बहुत पसंद करते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं। कृष्णदेवराय के कोर्ट में 8 फेमस पोइट्स थे। इनको अष्टदिग्गा बोला जाता था। इनमें से अलासानी पेडना और तेनाली रामकृष्ण जैसे महान कवि भी थे। तेनाली रामकृष्ण अपनी चतुराई और मजाकिया बातों के लिए मशहूर थे। इस वजह से उन्हें राजा के दरबार में एक खास जगह मिली, एक कवि और एक चतुर सलाहकार के रूप में। उन्होंने ऐसे मुश्किल प्रॉब्लम्स का हल निकाला जो हर कोई नहीं कर सकता था। इस वजह से लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। कभी कभी सबसे समझदार राजा भी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। एक बार कृष्णदेवराय का अपनी रानी थिरुमालंबल के साथ छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया। राजा ने कई हफ्ते तक एक शब्द भी नहीं बोला रानी से। वो फ्रस्ट्रेटेड होकर रानी से मिलना भी बंद कर दिया। उसकी नॉन अपीयरेंस यानी कि जो अनुपस्थिति है, इस अनुपस्थिति ने महल के एटमॉस्फेयर को पूरा उदास बना दिया। रानी थिरुमालंबल बहुत परेशान और दुखी थी और उसने अपने तरफ से राजा को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गई। जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने तेनालीराम से मदद लेने का फैसला किया। तेनालीराम एक बुद्धिमान और चतुर कवि था जो राजा के कोर्ट का फेवरेट भी था। रानी ने उससे पूरी बात शांति से सुनाई कि क्या हुआ था। तो रानी ने बताया कि राजा ने एक पोयम लिखी थी जिसमें सूरज, चांद, तारे, सुंदर आसमान जैसे शब्द थे, पर उस पोयम का कोई क्लियर मतलब नहीं बन रहा था। राजा अपनी लिखी हुई कविता सबको सुनाना चाहता था, पर मंत्री लोगों ने बहाने बना के उनसे बच गए। आखिर में राजा रात के वक्त रानी के पास आया ताकि उसे कविता सुना सके, लेकिन रानी भी पूरे दिन काम करी थी, इसीलिए वो थकी हुई थी तो वो सो गई। जब राजा कविता सुनाने लगा तो रानी बार बार जम्हाई ले रही थी। राजा को लगा कि रानी उसकी कविता का मजाक उड़ा रही है या इज्जत नहीं कर रही है, इसलिए वे गुस्से में चला गया और तब से राजा ने रानी से बात नहीं की। और अंत में फिर रानी ने तेनालीराम से कहा कि अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होगा तो मैं किसी और दिन सुन लेती। प्लीज़ तेनालीराम, मेरी मदद करो। सिर्फ तुम ही हो जो राजा को सच समझा सकते हो। तेनालीराम ने सोच विचार करके अपना सिर हिलाया और उसने रानी से कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, लेकिन इसके लिए एक अच्छी प्लानिंग और स्मार्ट अप्रोच चाहिए। शायद मुझे थोड़ा टाइम लगे सही स्ट्रैटेजी ढूंढने में। रानी, जिन्होंने अपनी आखिरी उम्मीद तेनालीराम पर रखी थी, उसकी बात मान गई और उसे दिल से थैंक यू बोला। अब नेक्स्ट मॉर्निंग राजा का दरबार काफ़ी बिजी था। मंत्री, विद्वान और दरबार के लोग कोर्ट रूम में भर गए थे। कोर्ट के पिलर्स पे बहुत सुंदर नक्काशी बनी हुई थी जो छत तक जा रही थी। सूरज की रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। कोर्ट में चाहे बातें हो रही थी और भले ही लोग बिजी थे, लेकिन हवा में एक तनाव महसूस हो रहा था। राजा अपने सुंदर सिंहासन पर बैठा था। उसका चेहरा सख्त था और उसकी तेज नज़र सबको देख रही थी। साफ दिख रहा था कि रानी के साथ हुआ झगड़ा अब तक उसके मन में चुभ रहा था। कोर्ट में चर्चा हो रही थी कि धान की खेती को कैसे बेहतर बनाया जाए। एक एक करके मंत्री अपनी आइडियाज़ दे रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि इरिगेशन को बढ़ाया जाए, कुछ दूसरे कह रहे थे कि अच्छी खाद उसे करनी चाहिए।
इन सब बातों के बीच तेनालीराम चुपचाप कोर्ट के कोने में खड़ा था। वो सबको ऑब्जर्व कर रहा था, एक मुस्कुराहट के साथ, जैसे उसे सब बातें थोड़ी फनी लग रही हो। फाइनली राजा ने तेनालीराम को बुलाया। दरबार में सब शांत हो गए और तेनालीराम को देखने लगे। तेनालीराम ने राजा के सामने एक थाली में धान के बीज लाकर प्रस्तुत किए। तेनालीराम ने कहा कि ये एक क्रांतिकारी बीज है, अगर ये बोया जाए तो इसकी उपज 3 गुना अधिक होगी। दरबार में हल्की सी फुसफुसाहट हुई। एक दरबारी जो हमेशा व्यंग करता था, उसने मजाक उड़ाया, कहा कि शायद ये जादू के बीज हैं। दूसरे ने कहा, हो सकता है ये बीज चांद पर मिले हो। दरबार में लोग चुपके से हंसने लगे। राजा को तेनालीराम की बात बेकार लगी। राजा ने कहा कि ऐसे खेती के लिए खास मिट्टी, खाद और कीटनाशक चाहिए होंगे। अगर कुछ गलत हो जाए तो किसानों का नुकसान होगा। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राजा जी, बात बीजों की नहीं है, असली बात यह है कि खेती कैसे की जाती है और किस व्यक्ति द्वारा की जाती है। मतलब किसान की मेहनत और समझ सबसे मायने रखती है। तेनालीराम की बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने गुस्से से पूछा, बीज बोने वाले व्यक्ति में क्या दिक्कत है, खुलकर बताओ रामा। तो तेनालीराम ने पूरे दरबार को देखा और कहा, अगर कोई व्यक्ति बिना ढंग से और बिना देखभाल के बीज बोएगा तो अच्छी फसल नहीं मिलेगी, और अगर व्यक्ति को बीज बोते समय जमाई लेने की आदत हो तो बीज इधर उधर बिखर जाएंगे, फसल बराबर नहीं होगी। तो जमाई की बात सुनकर दरबार में जितने भी लोग थे सभी लोग हंसने लगे। राजा भी बिन मांगे जमाई ले गया और हंस दिया। तो तेनालीराम ने उसे गौर से देखा और बोला, मैजेस्टी, क्या दुनिया में कोई ऐसा है जो कभी भी जमाई नहीं लेता? ये तो सांस लेने जैसा प्राकृतिक है। राजा को अचानक याद आ गया। उसने सोचा कि उसने रानी को पहले एक कविता सुनाते वक्त जमाई लेने पर डांटा था। अब उसे समझ में आया कि जमाई लेना अपमान नहीं होता। उसे अफसोस होने लगा कि उसने रानी पर गुस्सा किया और उसकी गेस्चर को गलत समझा। उसे पछतावा हुआ कि अगर उसे पता होता तो वो उस बात को दिल पे नहीं लेता। शाम को राजा ने रानी के पास जाकर प्यार भरी भावना में बात की और राजा ने अपनी रानी से कहा, थिरुमलम्बल, मुझसे गलती हो गई, मैंने ज़्यादा गुस्सा किया, मेरा अहंकार मुझे अंधा बना गया, मुझे माफ़ करो। रानी को भी कब से इस पल का इंतज़ार था। रानी मुस्कुराई और बोली, अगर आप चाहें तो हम अपनी लड़ाई यहीं समाप्त कर देते हैं, मुझे आपकी कविता सुननी अच्छी लगेगी। तो राजा और रानी का ये मिलाप सिर्फ और सिर्फ तेनालीराम की वजह से ही हो पाया था। इसलिए राजा और रानी ने बाद में तेनालीराम को इस सेवा के लिए अनमोल उपहार दिए। राजा रानी का रिश्ता फिर से सुधर गया और महल फिर से खुशी और हंसियों से भर गया। और इस तरह से ये वाला पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स को आगे के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।